हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर शुरू करेंगे। तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण ये तत्वों का वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण का मतलब आपको समझना है कि वर्गीकरण हम लोग सुविधा के लिए करते हैं। किसी चीज को सुविधा हो, इसके हम लोग वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। बांटना का अर्थ सुविधा के लिए। तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया है, इसका भी यही सबब होगा कि तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। अब इस वर्गीकरण में आवर्ती वर्गीकरण का मतलब क्या है? आवर्ती वर्गीकरण का मतलब है, आवर्त का मतलब पीरियड होता है, और ये आवर्त का मतलब है कि निश्चित समय के बाद दोहराने वाला, निश्चित समय निश्चित संख्या के बाद जब रिपीटेशन होता है इसको आवर्त बोलते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो शुरुआत में जब तत्वों की संख्या बहुत कम थी तो उनके एक एक करके गुणों का अध्ययन करना आसान था। 18वीं सदी में लगभग 22 तत्व थे, तो उनके तत्वों का अध्ययन करना बहुत आसान था, एक एक करके कर लिया। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होते गई तो वैज्ञानिकों ने यह आवश्यकता महसूस की कि क्यों न तत्वों को इस तरह से सजा करके एक सारणी बना दिया जाए कि समान गुण वाले तत्वों को एक जगह रखा जाए, ताकि किसी एक तत्व के गुण का अध्ययन करें तो बाकी तत्वों का भी अध्ययन हो जाए या बाकी तत्वों के गुणों का पता लग जाए। इसलिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हुआ। तो आपको सबसे पहले हेडिंग देना है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और नीचे प्रश्न करके लिखना है कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये प्रश्न करके लिखना है, इसका उत्तर लिखिए। प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, परंतु जैसे जैसे तत्वों की खोज होते गई सभी तत्वों का एक एक करके अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल होता गया। इसलिए वैज्ञानिकों ने समान गुण वाले तत्वों को एक साथ वर्गीकृत करने का आवश्यकता महसूस किया। समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखने की व्यवस्था आवर्त सारणी कहता है। चलिए इतना बात लिख रहे हैं, क्यों आवश्यकता। अब नीचे हेडिंग देंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की विवरण। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का विवरण। देखिए क्या विवरण है, समझिए। ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण एक बार में प्राप्त नहीं होगा, एक बार में वर्गीकरण प्राप्त नहीं हुआ। कोई एक वैज्ञानिक आए सभी तत्वों को वर्गीकृत कर दे, ऐसा नहीं हुआ था। ये तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में कई वैज्ञानिक लगे, कई नियम आए। शुरुआत में सबसे पहले डोबेराइनर साहब आए, उन्होंने कुछ नियम दिया, बताया कि तत्वों को ऐसे करके सजाएंगे तो समान गुण वाले तत्व एक जगह रहेंगे। ऐसे कर करके कई वैज्ञानिक प्रयास किए, उस चीज को हम लोग एक एक करके विवरण पढ़ेंगे। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का विवरण हेडिंग देना था आपको। इसमें लिखना है कि पहले समझ लीजिए तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में सबसे पहला हेडिंग दे लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए इसमें। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में कई वैज्ञानिकों ने अपना नियम प्रस्तुत किया, जिनका विवरण इस प्रकार है कि वर्ड देखिए। पहला लिखना है डोबेराइनर का त्रिक नियम, ट्रायड्स ऑफ डोबेराइनर, डोबेराइनर का त्रिक नियम। सबसे पहले कोई वैज्ञानिक ने वर्गीकरण से संबंधित कोई बात कही तो डोबेराइनर साहब थे। इन्होंने पहली बार बताया कि तत्वों को उनके गुण के क्रम में सजाया जा सकता है। ये पहली बार संकल्पना, पहली बार कॉन्सेप्ट डोबेराइनर ने ही बताया। इनका नियम था डोबेराइनर का त्रिक नियम। इन्होंने अपने नियम में कहा
कि तत्वों को 3-3 करके सजाया जाए, समान गुण वाले तत्वों को 3-3 करके सजाया जाए, तो दोनों किनारे वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसका औसत मान बीच वाले परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ये नियम था उनका। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो इनके किनारे हैं, लिथियम जिनका द्रव्यमान 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। तो कहा गया कि जो किनारे वाले का परमाणु द्रव्यमान का औसत मान होगा, मतलब लिथियम और पोटेशियम का जो औसत मान होगा, क्या होगा औसत मान? तो लिथियम का 7 एटॉमिक मास और इसका 39 और प्लस औसत का मतलब दो नंबर है, दोनों लोग को बात करेंगे, तो ये जो औसत निकालेंगे तो ये होगा 46/2 मतलब 23, और यही परमाणु द्रव्यमान सोडियम का होता है। ये था डोवेलाइनर का त्रिक नियम। लेकिन डोवेलाइनर का त्रिक नियम का महत्व तो ये हुआ कि ये पहली बार किसी वैज्ञानिक ने ये करने में, तत्वों को अरेंज करने में, समान गुण वाले तत्वों को सजाने में सफल हुए। पहली बार इन्होंने ये संकल्प दिया। ये महत्व है इनका। दोष ये है, ड्रॉबैक ये है कि ये 3 ही ऐसे ग्रुप, ये जो ग्रुप है 3 का, ये 3 ही ग्रुप बना सकते हैं, पर उस समय जितना गया था उतना सब पर भी इनका ये नियम लागू नहीं हुआ। इसलिए इनका जो ये जो नियम था ये सक्सेस नहीं हुआ, असफल हो गया, इसको नकार दिया गया। चलिए इसमें लिखिए, डोवेलाइनर नामक वैज्ञानिक ने 1829 ईस्वी में समान गुण वाले तत्वों को 3-3 करके सजाया और बताया कि दोनों किनारे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत मान बीच वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का बराबर होगा। यही नियम हो गया। आपको एग्जाम्पल ये दिखा देना है, ये एग्जाम्पल हो गया पहला, से एग्जाम्पल दिखा दीजिए, ये औसत निकलना पड़ा, ऐसे दिखा दीजिए। नीचे हेडिंग देकर आप लिख सकते हैं कि डोवेलाइनर के त्रिक नियम का महत्व एक लाइन लिख देना है कि सबसे पहले डोवेलाइनर ने ही तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया, यही इनका महत्व था। सबसे पहले इन्होंने ही बताया, अलग बात है त्रुटिपूर्ण रहा। और नीचे फिर आप हेडिंग देंगे कि डोवेलाइनर के त्रिक नियम के दोष, असफलता, उसमें लिख दीजिए। उस समय क्या सभी तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हुआ, उस समय क्या सभी तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हुआ। और दूसरा हेडिंग, दूसरा पॉइंट लिखना है दोष में कि यह त्रिक नियम 3 समूहों पर ही लागू हुआ, यह त्रिक नियम 3 समूहों पर ही लागू हुआ। चलिए, डोवेलाइनर के त्रिक नियम में बहुत सारी बातें नहीं जानी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिए थे किया इन्होंने, और ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना है क्या नियम है, कैसे दिया गया, बस इतना ही काफ़ी है। डोवेलाइनर का त्रिक नियम जैसे ये सफल हो गया, तो दूसरे नंबर पर न्यूलैंड्स है, ये न्यूलैंड्स है, ये पहला नियम था। दूसरा हेडिंग देंगे चलिए, दूसरा हेडिंग देना है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ये जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, डिमोनियर के त्रिक नियम के बाद न्यूलैंड्स आया है। ये अंग्रेज रसायनज्ञ हैं और इन्होंने 1866 ईस्वी में एक नियम दिया और बताया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए। तो एक प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के गुण के साथ समानता रखता है, मतलब जो पहला का गुण है वही आठवां का होगा। और न्यूलैंड ने इसको अष्टक नियम इसलिए कहा कि संगीत के जैसे इसके संबंध थे,
संगीत का संबंध होता है कि प्रत्येक पहला स्वर 8वें स्वर के बराबर होता है। इसी प्रकार से तत्वों में भी समानता देखी गई, इसीलिए न्यूलैंड्स ने इस नियम को अष्टक नियम कहा। अष्टक का मतलब 8 से संबंध है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या होने का कि प्रत्येक 8वां तक ऐसे करके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान 7 है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वां का जो गुण होगा पहले के समान होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से शुरू करते हैं, एक यहाँ शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का 8वां था तो फास्फोरस है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन का जो गुण होगा वो एक समान होगा, बहुत हद तक समान होगा, ऐसा कहा होगा। और इन्होंने तुलना किया कि ये संबंध वैसे ही है जैसे संगीत के स्वर होते हैं, सा रे गा मा प ध नि, फिर सा, फिर रे। तो जिस तरह से संगीत में रिपीटेशन होता है, दोहराते जाता है प्रत्येक पहला 8वां के साथ, वैसे ही तत्व में भी होता है। चलिए पहले हेडिंग देखिए आपको और लिखना है नियम। न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में अपना अष्टक नियम प्रस्तुत किया। इनके अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुण से समानता रखता है। फिर इसके बाद ये आपको लिख लेना है, पूरा ये लिख लेना है। ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का महत्व ये है, हेडिंग दे सकता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का महत्व ये है कि पहली बार, मतलब इससे पहले तो जो ब्रेनर है उनका बहुत सूक्ष्म नियम था, बहुत छोटा था, कम पर लागू था, लेकिन उसके बाद न्यूलैंड्स ने पीरियोडिसिटी को दर्शाया। उन्होंने कहा कि ये जो तत्व हैं इनको उन्होंने 3 करके सजाया, इन्होंने 7 लिया, तो 7 इन्होंने लिया और 7 ही लिया नहीं, एक लंबे समय तक लिथियम से कैल्शियम तक ये लागू हुआ। मतलब न्यूलैंड्स ने ये बताया कि तत्वों में पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी क्रमिक है। पीरियोडिसिटी क्रमिक का मतलब क्या है कि तत्वों के गुण या तो समान होते हैं या घटते बढ़ते हैं, तो एक अंतराल से घटते बढ़ते हैं, दुगना बढ़ गया, आधा घट गया। तो ये पहली बार इन्होंने न्यूलैंड्स ने बताया। तो महत्व में आप पॉइंट लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट लिखेंगे, न्यूलैंड्स ने तत्वों के गुणों की क्रमिक पुनरावृत्ति की पुष्टि की। मतलब ये बताया कि गुण क्रम से ऐसे घटते बढ़ते हैं, ये संभव है, ये पहली बार न्यूलैंड्स ने ही बताया। न्यूलैंड्स अष्टक नियम का दोष, क्या दोष है, क्या सफलता है? फेल्यूर ये है कि पहला, न्यूलैंड्स का ये जो अष्टक नियम है ये हल्के तत्व जिनका द्रव्यमान कम, मतलब कैल्शियम तक ही लागू हुआ। उसमें 1866 में कैल्शियम से आगे भी तत्व थे, तो कैल्शियम तक ही लागू हुआ, पहला दोष ये है। उस समय ज्ञात तत्वों में कैल्शियम तक ही, हल्के तत्व तक ही यह नियम लागू हुआ। और दूसरा दोष ये है कि न्यूलैंड्स ने ये जो नियम दिया, जैसे ही इसके बाद अक्रिय गैसों का खोज हुआ, उत्कृष्ट गैसों का, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, क्रिप्टन का, तो ये टोटल नियम ध्वस्त हो गया, टाइटैटिस हो गया। क्या हो गया? मतलब जैसे यहाँ जैसे ही फ्लोरीन के बाद नियॉन आ गया, तो अब जब नियॉन आ गया तो नियॉन को कंसीडर करके पहला 8वां देखें तो अलग हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन का 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर, तो फ्लोरीन और सल्फर का गुण एक समान नहीं होता है। तो जैसे ही उत्कृष्ट गैसों का खोज हुआ, यह नियम पूरी तरह से असफल हो गया। यही 2 दोष हैं। ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। चलिए
बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो में ये पूरा पूरा आपको प्रयास किया जा रहा है। देखिए, न्यूलैंड स्टार्स्टक नियम असफल हो गया और न्यूलैंड स्टार्स्टक नियम असफल हुआ, लेकिन उन्हें वहाँ लंदन में पुरस्कार का प्रकार था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। इस पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया था न्यूलैंड को। उनके बाद आया मेंडलीव, दमित्री मेंडलीव का पूरा नाम। ये रूस के रहने वाले थे। ये रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव साहब ने एक नियम दिया और ये एक निष्कर्ष तक पहुंचे। एक लंबे 66 में न्यूलैंड स्टार्स्टक का नियम दिए थे, ये लगभग 69 का नियम है। इसी समय ये जब मेंडलीव साहब अपना नियम दे रहे थे, नियम का प्रयास कर रहे थे, उसी के आसपास एक लोथर मेयर थे। लोथर मेयर ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित कुछ नियम का उस समय प्रयास कर रहे थे देने का, और उनका कुछ नियम बहुत हद तक नहीं रहा। आपको सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, लिखना वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं शॉर्ट वगैरह में लिख सकते हैं। लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणुविक आयतन के बीच ऐसे कुछ ग्राफ खींचा, ऐसे परमाणुविक आयतन और परमाणु द्रव्यमान, ऐसे द्रव्यमान और आयतन के बीच ग्राफ खींच करके कुछ इस तरह से बनाया। और इस तरह से लिथियम, यहाँ सोडियम, पोटेशियम, फिर इधर इधर ऐसे ये एक जगह, जैसे इस किनारे पर ये जो दो भाग है सब में, इसमें जो लेफ्ट वाला भाग है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, फिर इधर राइट राइट राइट, तो यहाँ जो तत्व थे वो ये वाला, ये यहाँ, ये तीनों का गुण एक जैसा, जो राइट साइड में थे यहाँ यहाँ यहाँ, इन तीनों गुण एक जैसा, ऊपर वाले का एक जैसा, नीचे वाला का एक जैसा, ऐसा उन्होंने ग्राफ किया। लेकिन वो ग्राफ हम लोग को यहाँ बिहार में भी पढ़ना था, और ग्राफीय चीजों को हम लोग कितना समझते हैं अभी तक, ये आपसे ज्यादा कौन समझेगा, आप समझ सकते हैं। तो ये ग्राफीय निरूपण था, इसीलिए इनका जो फ्रेश टेबल में दिया वो तो अभी तक समझ में आता नहीं है, तो ये ग्राफ से कहाँ समझ में आता। तो इसीलिए ग्राफीय निरूपण के कारण इनका फेमस नहीं हुआ। बहुत हद तक मतलब सक्सेस है, लेकिन वो नहीं चला, और नहीं चला कि उन्होंने मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया मतलब मिला दिया, अपना जो थ्योरी था वो अपना लेटर लिख करके और दे दिए मेंडलीव साहब, लीजिए भाई साहब आप इसको प्रतिपादित कीजिए, हम जो दिए हैं ये अच्छा नहीं हमको लग रहा है, या लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए आप चीज़ों को समझिए अपने तरीके से इसको। मेंडलीव ने कुछ नहीं, बहुत हद तक इनके थ्योरी को लिया और इनके थ्योरी को लेकर के कुछ अपना मिला करके और फ्रेश टेबल बना दिया। तो थोड़ा बहुत लोथर मेयर का भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, तीसरा मेंडलीव का आवर्त नियम था। इन्होंने बताया कि जो तत्वों का गुण है, तत्वों का जो गुण है वो परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। इससे पहले ही वैज्ञानिकों ने चर्चा की, रॉबर्ट ने भी बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान किनारे वाला का औसत ऐसा करते हैं। न्यूलैंड से उन्होंने कहा कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, इस बात की उन्होंने पुष्टि की मेंडलीव साहब ने कि ये सही बात है, ये बात है कि तत्वों का जो आवर्ती गुण है, जो बदलने वाला गुण है, ये किस पर निर्भर करेगा, किसके आवर्ती फलन होता है, परमाणु द्रव्यमान के। और उन्होंने एक नियम दिया और बताया कि तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण, जो दोनों गुण हैं, वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम को मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। फिर इस आधार पर उन्होंने सारणी तत्वों को तैयार किया और एक टेबल बनाया। अपने नियम के आधार पर जो तत्वों को सजा करके टेबल बनाया, सारणी बनाया, उसी को मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। तो समझिए, डैश देखिए पहले लिखना है इसमें। रूसी वैज्ञानिक दमित्री मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में बताया कि तत्वों के गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, और इससे संबंधित उन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार
अनुसार का वर्ड डैश देके नीचे से लिखना है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। पैराग्राफ चेंज। मेंडलीव ने उस समय क्या तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाकर एक सारणी तैयार की, जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। चलिए मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। टेबल बनाना ज़्यादा समय लगेगा, पसीना देख ही रहे हैं, आपको फोटो दिखाते हैं। चलिए तो आपको टेबल पहले बना लेना है और टेबल के बाद फिर इस आगे का वीडियो देखना है। टेबल आप बना लेंगे, मैं बोलता रहूँगा, आप देखते रहेंगे। पहले टेबल आपको बना लेना है रोक करके वीडियो, इसके बाद फिर आप सुनिए। टेबल बनाने के बाद आपको हेडिंग देना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का विवरण। विवरण इस प्रकार है कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी आपने देखा, जो बनाया उन्होंने, उस आवर्त सारणी में टोटल दो तरह का बंटवारा है। एक तो ऐसे उदग्र स्तंभ है, ऐसे उदग्र स्तंभ, इनको मेंडलीव साहब ने वर्ग का, ग्रुप का, और इनकी कुल संख्या 9 थी। इन्होंने इसे रोमन अंक में 1 से लेकर के 1, 2 ऐसे 7 तक दर्शाया, 8 तक, और 9वें को शून्य वर्ग इन्होंने कहा। फिर इसके बाद इन्होंने जो क्षैतिज कतारें थी, ऐसे क्षैतिज रेखाएं ऐसे, ये क्षैतिज कतारों को उन्होंने आवर्त कहा। अब इसकी कुल संख्या 7 थी। इसके बाद इन्होंने जो वर्ग है, ये वर्ग, ये 1 से 7 वर्ग को तत्वों के गुणों में समानता के आधार पर 2 उपवर्ग में बांटा, ए बी करके। जैसे वर्ग 1 में आप टेबल देख रहे होंगे, ए बी ऐसे, मतलब 2A 2B ऐसे करके इन्होंने 1 से 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा, तत्वों के गुणों की समानता के आधार पर। ये कुछ विवरण है इनका, इसको आप लिख लेंगे। पहला लिखना है, मेंडलीव ने उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा, जिनकी कुल संख्या 9 थी। दूसरा पॉइंट, मेंडलीव ने क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा, जिनकी कुल संख्या 7 थी। अगला तत्वों, एक मिनट, अगला लिखना है, मेंडलीव ने वर्ग 1 से 7 तक, 1 से 7 तक को 2 उपवर्गों ए तथा बी में वर्गीकृत किया। चलिए ये तो विवरण हो गया कि किन किन तत्वों को कैसे रखा गया, कि तत्वों को नहीं, कैसे मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया। पहले आवर्त और वर्ग आपको समझना है। चलिए तत्व आवर्तों के बारे में आपको एक बात और समझ लेना है। ये जो अभी विवरण आप लिख रहे थे, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देना है। आप देख रहे हैं टेबल में कि जो आवर्त है, 1 2 3 आवर्त तक तो ठीक है, चौथे आवर्त से 2 तत्व है आवर्त में। जब आप ऐसे कतार में देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब ये चौथा शुरू हुआ तो इसमें एक तत्व यहाँ रहता है और दूसरा तत्व यहाँ रहता है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं आप? तो इसको 2 अर्धांश कहते हैं, मतलब चौथे के बाद से अर्धांश,
तीसरे के बाद से चौथे आवर्त से मेंडलीव ने तत्वों को दो अर्धांशों में रखा, ऐसे दो अर्धांशों में रखा। इसी बात को लिख के लेना है आपको कि 4, 5, 6, 7 आवर्त को दो अर्धांशों में बांटा गया। दो अर्धांश मतलब समझ, देखिए आपके पास एक यहाँ ऐसे रखा हुआ है। चलिए आगे आपको हेडिंग देना है मेंडलीव के आवर्त सारणी के महत्व। क्या क्या महत्व, क्या इंपोर्टेंस हुआ समझिए। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने 60 तत्वों को एक साथ अरेंज किया। सबसे पहली बार इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में तत्वों को व्यवस्थित किया, अरेंज किया उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, और बताया कि तत्वों का आवर्ती गुण ऐसे परिवर्तित होते हैं। ये उपलब्धि थी। दूसरा उपलब्धिता ये था कि आप टेबल में देख रहे हैं कहीं पर खाली जगह है, जैसे का एल्युमिनियम है, तो कुछ तत्वों का इन्होंने भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी क्या मतलब ये उन्होंने बता दिया कि आगे चल करके इस जगह पे कुछ खाली जगह है, जैसे एल्युमिनियम से नीचे आप देखिएगा खाली जगह है, एल्युमिनियम उन्होंने कहा, तो इन्होंने कुछ जगह छोड़ दिया, नए मतलब तत्वों की भविष्यवाणी की और बताया कि कुछ ऐसे तत्व खोज होंगे, एक ऐसा तत्व भी खोज होगा जिसका गुण एल्युमिनियम के समान होगा, और उसके लिए उन्होंने पहले ही जगह छोड़ दी। तो एक बड़ी उपलब्धि थी, बड़ा सफलता था, बड़ा इंपॉर्टेंस था इसका। चलिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखना है मेंडलीव ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया। दूसरा लिखना है मेंडलीव ने नए तत्वों की भविष्यवाणी की और उनके स्थान अपने आवर्त सारणी में निर्धारित कर दिया है। ये दो महत्व है। चलिए नीचे हेडिंग देना है मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियां, दोष। क्या क्या दोष है ये समझ लीजिए। चलिए लाइट कट गई है तो थोड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा है। आप समझिए कि मेंडलीव का आवर्त सारणी की कमी, दोष क्या है। सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान जो है वो निश्चित नहीं किया। हाइड्रोजन को क्षारीय धातु पहले वर्ग में रखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ। उसके साथ में उसका गुण कुछ समान है, लेकिन हाइड्रोजन का गुण हैलोजन तत्व, जो हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन है, उनके साथ भी समानता रखता है हाइड्रोजन, उनसे भी उनका गुण मिलता जुलता है। लेकिन इन्होंने हैलोजन के साथ न रह करके क्षारीय धातु के साथ क्यों रखा, इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया। पूछा गया तो बोले कि वहां भी रख सकते हैं, मतलब स्थान निश्चित नहीं किया, हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं की। पहला दोष ये है। दूसरा दोष ये है कि इन्होंने कुछ तत्वों को असामान्य स्थिति में रखा। असामान्य स्थिति का मतलब ये है कि आप टेबल जब देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाएगा। तो आप देखिए कि आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40, पोटेशियम को बाद में रखा, आर्गन यहाँ लास्ट में आपको किनारे पर लिखेगा आर्गन, फिर पोटेशियम, मतलब आर्गन के बाद पोटेशियम है। हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40, इसका 39 और इसका 40। मतलब आपको पोटेशियम से पहले आर्गन 40 वाले को रखा गया। उन्होंने क्या कहा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, कि बढ़ते क्रम क्या हो गया, घटते क्रम लग गया, 40 से 39 को, फिर 40 को। तो ये दोष है, उस तत्वों की असामान्य स्थिति इन्होंने दी। हालांकि ये उनके नियम का उल्टा है, लेकिन ऐसे ही रख करके, ऐसे ही रखने पर नियम कारगर हुआ। तो कुछ नियम में इस तरह से त्रुटि भी था, असामान्य स्थिति तत्वों को। अगला यह है कि जैसे समस्थानिक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जब तत्वों को सजाया गया तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, कार्बन के 3 समस्थानिक है। समस्थानिक समझते हैं ना आप, जिनका वैसे तत्व परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न हो,
ऐसे हाइड्रोजन है, कुछ ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान एक होता है, कुछ का 2, कुछ का 3, इनको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम, इनको प्रोटियम। तो तो ये जो समस्थानिक है, इन समस्थानिकों का स्थान निर्धारित नहीं हुआ। मतलब समस्थानिक का मतलब क्या है कि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है और तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जब इन्होंने सजाया था, परमाणु द्रव्यमान को आधार मान के समझाया था, इन समस्थानिकों में सबका द्रव्यमान अलग अलग है, तो उस हिसाब से इनके लिए भी जगह होना चाहिए था, इनका भी स्थान होना चाहिए था कि हाइड्रोजन के समस्थानिक का ये स्थान है। तो इन्होंने समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया। एक दोष ये हुआ। चलिए आप दोस्तों को लिखिए जल्दी से। पहला दोष लिखना है, पहला लिखिए, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हुआ। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हुआ। दूसरा, मेंडलीव ने कुछ तत्वों को असामान्य स्थिति में रखा, जैसे आर्गन, ऐसे दिखा देंगे, यह 40 और कम परमाणु द्रव्यमान पोटेशियम 39, ऐसे लिखेंगे, कम परमाणु द्रव्यमान पोटेशियम से पहले रखा, यह सामान्य स्थिति था। अगला लिखना है, मेंडलीव ने समस्थानिकों का स्थान निर्धारित नहीं किया। मेंडलीव ने समस्थानिकों का स्थान निर्धारित नहीं किया। चलिए ये दोष लिख लिए, 2-3 दोष काफी है। दोष किया तो कितना ढूंढना है, तो दोष इतना हम लोग क्यों फेरा हो रहा है कि 5-7 दोष लिखे। अरे जब कमी है तो कमी क्यों ध्यान देना है, कमी है मतलब। मेंडलीव का 54 साल आपको दिखाया, उसका एक संशोधित रूप भी है, लेकिन उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह कहीं पूछा नहीं जाता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। थोड़ा थोड़ा जानकारी तीनों नियमों का रखा है, मेंडलीव का थोड़ा ज़्यादा रखा है। मेंडलीव का अर्थ ये में दोष है, कमी है, लेकिन मेन श्रेय मेंडलीव को ही दिया जाता है। पीरियोडिक टेबल किस फॉर्म में होगा, फाइनली बात मेंडलीव नहीं बताया किस रूप में हो सकता है। तो इनके कमी को अध्ययन करके, अब मोस्टली एक वैज्ञानिक है, कम एज के वैज्ञानिक है, बिल्कुल युवा वैज्ञानिक हम लोग की तरह आए और उन्होंने इनके कमियों को दूर करके, कुछ संशोधन करके, कुछ प्रयोग करके और एक नियम दिया और आधुनिक आवर्त नियम के नाम से प्रतिपादित किया। चौथे नंबर पर वैज्ञानिक उनका आया वो। आधुनिक आवर्त नियम। खास बात क्या है, अभी तो थोड़ा बहुत क्या मेंशन, इससे पहले से वैज्ञानिक से संबंधित नाम था, इनका वैज्ञानिक से संबंधित नाम नहीं है। देखिए आपको इससे पहले टोटल हमने बताया जो इतिहास है जरूरी है, इसलिए बहुत कम टाइम में हमने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर दें। यहाँ के बाद असली पीरियड टेबल शुरू होता है, ठीक है, असली पीरियड टेबल यहीं शुरू होता है। इससे पहले आपको क्या क्या याद रखना है, क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक एक चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले इतिहास ही आपको समझना है, कोई पूरा इतिहास। मोस्टली वैज्ञानिक है मेंडलीव के बाद, मेंडलीव कुछ कमियों को देख करके उन्होंने देखा कि मेंडलीव ने इतना प्रयास किया फिर भी इतना सारा कमी है, तो कुछ मेजर प्रॉब्लम होगा। अब इस आधार पर उन्होंने प्रयोग किया, तत्वों से उत्सर्जित मान लें एक्स किरणों को कुछ प्रयोग करके, और उन्होंने इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि जो मेंडलीव ने बताया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलक होते हैं, ये सही बात नहीं है। उन्होंने प्रयोग करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण हैं वो परमाणु द्रव्यमान के नहीं, परमाणु संख्या के आवर्ती फलक होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और बस यही नियम बदलाव किया
जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया जा रहा था, जैसे ही परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में मोस्टली साहब ने सजाया, टोटल चीज बदल गई। चलिए टेस्ट देखिए, आप लिखना है इसे, लिखिए। हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में धातुओं से उत्सर्जित एक्स किरण की आवृत्तियों का अध्ययन कर पाया कि तत्वों के भिन्न भिन्न गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और इन्होंने एक नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार पीछे से लिखना है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। पैराग्राफ चिन्ह कर लीजिए। मोसले ने अपने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को सजाकर एक सारणी तैयार की जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। चलिए हम सारणी बनाते हैं। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी यही है। आपको ऊपर हेडिंग दे देना है, आधुनिक आवर्त सारणी ये बनाना है। इसको कुछ हम अभी करेंगे, घबराना नहीं है। पूरा ये कैसे तैयार होगा आपको ऐसे बनाने आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा इसका ऑपरेशन कर लेंगे, आपको खुद बनाने आ जाएगा ऐसा। लेकिन शुरुआत में तो बना करके ट्राई करना पड़ेगा आपको, ऐसा ही बनाना है। कुछ आपको काम हम देते हैं, ठीक है। क्या करना है पहले समझना है। अभी तो सारणी बनाना है, फिर एक एक विवरण हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान समझना है कि जिस तरह से मेंटिल ने अपने आवर्त सारणी में से उदग्र स्तंभ को, ये खड़ा लाइन जो है ऐसे वर्टिकल लाइन, इसको वर्ग कहा था। मोसले ने भी उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा, और जो क्षैतिज कतारें हैं ये ऐसे, ये लाइन ऐसे, इसको आवर्त कहा। ये वर्ग है ऐसे, इधर एरो साइन है, ये सब वर्ग हो गया, पहला दूसरा तीसरा ऐसे 18 वर्गों की संख्या है। आवर्त 7 है, 1 से 7 तक। यहाँ क्षैतिज कतारें जो तैयार हुई, ये आवर्त हो गया। ये पूरे 7 आवर्त के बाद नीचे 2 और आपको कॉलम दिख रहा होगा, ये दोनों, ये लैंथेनाइड्स कहलाता है, ये एक्टिनाइड्स कहलाता है। के लैंथेनाइड्स कहते हैं, के एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो तब आएगा टोटल विवरण आपको बताएगा, घबराना नहीं है। तो ये इतना हो गया, ये तो आवर्त हो गया 7, ये वर्ग हो गया। इसके साथ साथ तत्वों को ब्लॉक में बांटा गया, आपको दिख रहा होगा कि वर्ग 1 से 2 तक, यहाँ से यहाँ तक ये एस ब्लॉक है। वर्ग 3 से लेकर के, ये 3 से लेकर के और 12 तक ये बी ब्लॉक है, और 13 से 18 तक पी ब्लॉक है। और जो आवर्त सारणी के नीचे 2 कॉलम हमने ये बताया लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स, ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मतलब 4 ब्लॉक, 7 आवर्त और 18 वर्ग, ये टोटल विवरण हम लोग पढ़ेंगे। तो आवर्त किसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं, एक एक तत्वों का विवरण पढ़ेंगे। आपको आवर्त सारणी बनाना है। आवर्त सारणी को कुछ मदद करना है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो जगह खाली छोड़ेंगे वो लगातार लिखना है। जैसे हम यहाँ लिथियम से छोड़ दिया, तो लिथियम छोड़ दिया तो यहाँ कौन आएगा, फिक्स है कि लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा, ऐसे लगातार। यहाँ नियॉन 10 पर खत्म होगा, 10 पर ना। फिर आपको यहाँ सोडियम 11 से शुरू होगा। खाली जगह का मतलब है कि लगातार आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, फिर यहाँ 13, 14, 15। आपको आर्गन 18 में लिखना है। किसी भी सोर्स से, कहीं पीरियड टेबल से, बुक से, कहीं से भी आपको देख के कंप्लीट कर लेना है। फिर 19 पोटेशियम यहाँ शुरू होगा, 20 लगातार जाएगा, कोई कहीं त्रुटि नहीं आएगा। यहाँ क्रिप्टन 36 तक आप पहुंचेंगे। फिर रुबिडियम 37 से आपको शुरू करना है, लगातार जाना है, और आपको जेनन 54 तक जाना है। फिर यहाँ जो है 55 सीजियम आएगा, यहाँ लिखते हैं, जो लगातार नहीं है वो हम लिख देते हैं। 56 बेरियम आएगा, 57 लैंथेनियम आएगा। फिर यहाँ 58 नहीं आएगा,
58 आ गया सीरियम यहाँ, 58 57 को बात कट करके 58 यहाँ आ गया। फिर 58 से लगातार 59 60 61 62 से ये जाएगा ल्यूटेरियम 71 तक, ल्यूटेरियम 71 तक जाएगा, मतलब 58 से लगातार। फिर 72 यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ लेंथेनियम के बाद जो जगह था यहाँ इसको स्टार लगा देते हैं, कारण बताएंगे आपको। यहाँ आएगा हाफनियम 72, फिर 72 73 74 लगातार आएगा रेडॉन 86 तक। फिर 87 आएगा फ्रांसियम 87, रेडियम 88, फिर एक्टिनियम 89 और 89 पर 90 यहाँ नहीं है, 90 फिर नीचे आ जाएगा यहाँ 90 थोड़ी। ये क्यों नीचे लाया गया है, क्या है, टोटल विवरण बताएंगे आपको, पीरियड टेबल अब तैयार करना है केवल। फिर 91 से यहाँ लगातार आएगा लॉरेंशियम LR 103 से ऐसे, और फिर 104 ऐसा आप नंबर से इसके बाद लिखेंगे 104 105। इसका नामकरण कैसे करते हैं 104 वाला का, जब किसी दूसरे पीरियड टेबल में देखेंगे तो कुछ ना कुछ नाम दिखेगा, तो वो नाम आपको याद नहीं करना है, एक नियम बता देंगे टेबल के बाद और उसी नियम से आपको इसका नाम पता चल जाएगा। 104 105 106 लगातार 118 तक ये जगह आ जाए। जहां खाली जगह लगातार आपको फुलफिल करना है, 37 से 38 से लगातार जाएंगे, 72 से 73 74 ये ऐसे जाएगा, 58 से 59 60 61 62 90 91 92 93। इस तरह से पीरियड टेबल आपको तैयार कर लेना है और पीरियड टेबल के बाद अब टोटल विवरण शुरू करेंगे, कैसे आवर्त ब्लॉक वारी निकालते हैं, किसको बोलते हैं, कैसे बांटा गया है। आपको एक और वीडियो आप जब देख लेंगे तो आप ऐसा पीरियड टेबल खुद से तैयार कर सकते हैं। चलिए ये आप तैयार कीजिएगा, फिर आप पढ़ते हैं।